गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी चैप्टर 1 हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसका स्टार्टिंग हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 3 है ये। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। इसमें सवाल किया गया है कैन मैटर, क्या मैटर अपना स्टेट यानी कि अपना सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज कर सकते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन द वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम सभी जानते हैं कि जो मैटर है, खास करके वाटर, वाटर का जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में हो सकता है। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज ए फेमिलियर वाटर। फेमिलियर मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हम जानते हैं कि लिक्विड जो है वो वाटर के रूप में होता है, और गैस एज ए वाटर वेपर। तो ये हम सभी लोग जानते हैं फेमिलियर। इससे फेमिलियर का मतलब होता है जो चीज़ हम पहले से जानते हैं, नोन है। व्हाट हैपेंस इनसाइड अ मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट्स। तो बोल रहा है अगर आइस से लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड से गैस में हो रहा है तो इनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स मैटर ड्यूरिंग द चेंज स्टेट्स, हाउ डज दिस चेंज स्टेट्स टेक प्लेस। ये जो चेंज स्टेट है वो किस तरह से बदलता है। वी नीड आंसर थ्री दीज क्वेश्चन इजंट। हमें इन तीनों के आंसर जानने चाहिए। तो हम सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो हम सबसे आसान तरीका है कि उसमें हम टेम्परेचर का प्रभाव देखेंगे, क्या तापमान का क्या प्रभाव होगा इसमें। एक्टिविटी, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट द बल्ब इज कॉन्टेक्ट विद द आइस। यहाँ पे एक टेस्ट किया गया है। ये आप देख रहे हैं बर्नर है ना, ये बर्नर है, ये आइस है, बीकर रखा हुआ है और ये ग्लास स्टील है, मतलब इसको मूव करने के लिए। और उसी जो बीकर है उसमें एक थर्मामीटर प्रॉपर से यहाँ से स्टैंड के हेल्प से इसको सेट किया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला, 150 ग्राम का इसमें क्या डाला गया, आइस डाला गया बीकर में। ठीक है। अब इसको हम जब बर्न करेंगे बर्नर की मदद से तो नेचुरली है कि उसका जो स्टेट है वो चेंज होगा, है ना। तो कन्वर्जन ऑफ आइस टू द वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आइस था वो किस में बदल जाएगा, वाटर में। दूसरा कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो जो वाटर होगा वो फिर वाटर वेपर में बदल जाएगा, यानी कि तीनों स्टेट में। आइस सॉलिड था, है ना, और उसको हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो लिक्विड में हो गया, और लिक्विड को और थोड़ी देर छोड़ दिया हमने तो क्या कहते हैं उसमें स्टेट गैस में चेंज हो गया। तो एक यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर वाटर का, जैसे सबको पता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री। ये तो नॉर्मल वाटर सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री है तो अगर हम पानी को एक कंटेनर में लें और रखें उसको 1 घंटा तो उसका क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। ये आपसे सवाल है, आंसर देना है इसका। तो जो आंसर होगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, यानी कि लिक्विड स्टेट में वो 100 डिग्री तक रहेगा, और जैसे ही 99 तक रहेगा, जैसे ही 100 पहुंचेगा तो क्या होगा, वो वेपर में बदल जाएगा। तो पानी का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही उसका 100 है ना। तो 100 जैसे ही पहुंचेगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्ट हीटिंग बीकर एंड लो फ्लेम। अब इसमें यही चीज प्रोसेस बताया किस तरह से चेंजेस हो रहा है, ये सारा ऑब्जर्वेशन दिया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंक्रीज। हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा कि अगर हम जो सॉलिड है यानी आइस था उसको हमने टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल क्या होगा, आपस में वाइब्रेट होगा। आपस में क्या होगा, वाइब्रेट, है ना, वाइब्रेट, और ग्रेटर स्पीड से होगा, तेजी से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी वाइब्रेशन होगा, और उस वाइब्रेशन के कारण फटाफट लिक्विड से किस में बदलता जाएगा, वेपर में। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स
और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज करना शुरू हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में ज़्यादा होता है, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आसानी से घूमना शुरू कर देंगे। ए स्टेज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू, और एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे सॉलिड पूरी तरह से किसमें, लिक्विड में बदल जाएगा, एंड मेल्ट बिकम लिक्विड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो बोल रहा है कि जब एक सॉलिड, यहाँ ध्यान से देखिए, ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, एक सॉलिड जब मेल्ट होके लिक्विड बदल जाता है तो उस प्रेशर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग वो पॉइंट है कि ये कोई भी बताया जाता है कि किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब वो एकदम ब्रेक होने से पहले, मतलब वो उसकी इतनी स्ट्रेंथ है, किसी कोई भी चीज़ हो, अगर सॉलिड है हम उसको हैमर से या किसी चीज़ से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे, तो जब तक नहीं टूट रहा, जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट उसका खत्म हो जाएगा वो फिर अपने आप ब्रेकेबल हो जाएगा, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 273.15, जबकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो ये भी ध्यान रखना है, क्या बोला, सॉलिड स्टेट जब लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। इससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि सॉलिड मेल्ट हो जाए, है ना, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट शब्द हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉयल हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ अलग बता दिया है कि सॉलिड अगर लिक्विड स्टेट में हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज इट हीट एनर्जी को। अभी मैंने सवाल पहले किया था, उससे पहले ये आंसर दे दिया। यहाँ पूछा जब सॉलिड कोई मेल्ट होता है तो टेम्परेचर रिमेन सेम क्यों रहता है। अभी हमें आंसर मिल गया, क्योंकि उसका जो, अगर क्योंकि यहाँ पे मेल्ट का बात कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहता है, उसके बाद वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, है ना। वो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, तो अपना उस, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहेगा, अपना स्टेट बस बदल लेता है ना, कोई ऑब्जेक्ट के बाद। पानी वाले में तो इसमें मैं ये एग्जाम्पल भी, तो जैसे एक मन में किसी का सवाल भी आ सकता है कि वुड को अगर जलाएंगे, यानी लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो क्या स्टेट वो चेंज होगा। तो वो हो सकता है, सबको पता है कि जब वुड जलेगा, है ना, तो होता तो वो सॉलिड चीज़ है, लेकिन जब उसको हम पूरी तरह से जला देंगे, है ना, तो वो किस में बदल जाएगा, वेपर में, थोड़ा बहुत ऐश बचेगा। तो उसका हम ये नहीं कह सकते मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, कोई मतलब कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स निश्चित है मेटल्स का होता है ज़्यादातर, है ना, लेकिन लिक्विड का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मेल्ट नहीं हो रहा ना वो तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है ना, गैसेस फॉर्म में। हर एक वो शब्द बस खाली ऐसा बताएगा कि जो भी चीज़ जिस पॉइंट पे मेलेबल हो जाए, मेल्ट हो जाए, है ना, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में, है ना, जैसे लिक्विड के अलावा और किसी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता है ना, लिक्विड के अलावा किसी का बॉइलिंग हो सकता है ना। जैसे कि हम कहेंगे लोहे का कोई बॉइलिंग, लोहा भी पिघलता है ना, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करे तो क्या होगा, बॉइल होगा, लेकिन हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। You must have observed during the experiment melting the temperature of system does not change after the melting point is still is ice melts. This happens even though we continue heat beaker and thus we continue supply heat. आइस वाले केस में तो हमें पता है कि आइस में मेल्टिंग पॉइंट होगा, हमको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं, अगर आइस को बाहर निकाल के फ्रिज से या बर्फ को छोड़ दें तो धीरे धीरे वो पिघलता है, तो पिघलना शब्द जब हो गया तो मेल्टिंग हो गया।
वहाँ तो बॉयल नहीं हो रहा है। दिस हीट अब गेट्स यूज टू चेंज द स्टेट्स। उस हीट के कारण क्या होता है, स्टेट चेंज करने लगता है। स्टेट ऑफ ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज द हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं है कि उसके टेम्परेचर में बढ़ जाता है तापमान में, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि जैसे अभी हम लोग है ना, यह हमें रूम टेम्परेचर का यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर को ही रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ दिखेगा नहीं कि बहुत कुछ बढ़ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जो आइस होगा, क्यूब होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑन द बीकर नोन एज लेटेंट हीट। देखो ये भी एक शब्द है इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, किसी भी चीज का एक अपना टेम्परेचर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अपना टेम्परेचर होता है, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज कंसिडर, ये माना जाता है, कंसिडर्ड मतलब माना जाता है, दैट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड नोन एज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यानी कि वो तापमान जो छुपा हुआ होता है, मतलब हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, लेकिन वो उस टेम्परेचर के कारण उसमें इफेक्ट डालता है किसी भी स्टेट में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें बताया लेटेंट हीट एक्चुअल में होता क्या है, अगर 1 kg सॉलिड को, है ना, 1 kg सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक में लेकिन जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जितना हमें एनर्जी चाहिए उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं या लेटेंट हीट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लिया हमारे पास 1 kg कोई चीज़ है ना, सॉलिड चीज़ है, उसको हमें नॉर्मल कंडीशन में अगर उसको कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट करना है, स्टेट कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन उसको कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर वो उतना एनर्जी चाहिए उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। दूसरा इसने बताया कि लेटेंट हीट उसको भी कहते हैं जो हिडन एनर्जी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमने बर्फ का एक आइस क्यूब बड़ा सा लिया, एक आइस क्यूब छोटा सा लिया, एग्जाम्पल, है ना, दोनों आइस है, दोनों को सेम टाइम में हमने बाहर निकाला, छोड़ दिया, पिघलेगा कौन सा जल्दी, छोटा वाला, जबकि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब जहां पे हमने इसको रखा है, जिस सराउंडिंग में रखा है, दोनों कंडीशन एक है, तो अपन, क्योंकि दोनों का अपना अपना लेटेंट हीट भी है, लेटेंट मतलब छुपा हुआ है जो तापमान है, उसकी वजह से जो छोटा वाला, क्योंकि साइज में आकार में छोटा है तो जल्दी पिघलेगा, और वो साइज में क्या है, बड़ा है, तो वो देर में पिघलेगा। लेकिन दोनों में लेटेंट हीट है, दोनों में लेटेंट हीट है, और एनर्जी ज़्यादा किसको चाहिए। हाँ, अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर 2 आइस क्यूब हमने लिया और एक को क्या करें, उसी वहीं पे रख के सामने सामने सामने, बड़े वाले जो क्यूब होता है उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें और छोटे वाले को नॉर्मल रखें, तो क्या होगा, दोनों का लेटेंट हीट जो है बढ़ जाएगा, है ना। उसकी छोटे वाला जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बड़े वाले का जैसे ही बढ़ेगा तो स्टेट चेंज उस हिसाब से करेगा। तो कहने का मतलब वही होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में अगर हमें 1 kg के मुकाबले, 1 kg इसलिए बोला जाता है ना कि इतना माना जाता है कि इतना सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब वो जाके वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो द पार्टिकल्स इन वाटर इज 0 डिग्री। अगर हम वाटर की बात करें तो 0 डिग्री, जिसे हम 273 कैल्विन में, अगर सेल्सियस को कैल्विन में चेंज कर दे तो 273 कैल्विन में कहते हैं। वी हैव मोर एनर्जी टू कंपेयर द पार्टिकल आइस सेम टेम्परेचर। तो अगर हमें आइस को करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कंपेयर टू उसी टेम्परेचर में। When we supply heat energy to water, particles start moving in faster. At a certain temperature, a point reached when the particle having enough energy to break free from forces attraction to each other. At this temperature, the liquid start changing into gas. The temperature at which liquid start boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. अभी हमने पढ़ा, यानी जिस स्टेट पे वो क्या हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए। बॉइलिंग इज अ बल्क ऑफ फिनोमेना। अभी हमने कल शायद सवाल भी किया था, बल्क, है ना, उसमें शब्द जो था मैंने है ना, तो बल्क में क्या बताया था मैंने कि बल्क को बबल्स जैसे जो निकलते हैं ना उसको कहते हैं, ना कि यहाँ पे बल्क इकट्ठा वाला है ना, उसको कह सकते हैं। तो बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, ठीक है। तो ये जो रूम टेम्परेचर है ना, ये माना जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या मानते हैं,
273 केल्विन में अगर इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बल्क वाला मैंने बताया था, बल्क फिनोमेना क्या होता है, वही बबल्स आ जाना एक तरह से। पार्टिकल्स ऑफ द बल्क लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वेपर स्टेट्स, है ना। तो क्या बोलता है, बॉइलिंग इज बल्क, मैंने बताया था ना बॉइलिंग क्या है, एक बल्क का प्रक्रिया है, घटना है, फिनोमेना है ना। एंड पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इट्स वे। तो मतलब जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो एक फिनोमेना बता रहा है कि अब ये स्टेट चेंज करने के लिए तैयार है ना। जैसे तुमने हमने देखा कि क्योंकि हमें ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड का, वाटर का 100 डिग्री है, तो यानी कि 100 डिग्री पहुंच गया। अब बबल्स आना शुरू हो जैसे हो जाए, यानी कि अब वो स्टेट चेंज करने के लिए तैयार है। फॉर वाटर टेम्परेचर इज 373 केल्विन। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, अगर हम इस टेम्परेचर की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है कि 100 डिग्री जोड़ना है ना। तो वो केल्विन में अगर बदलना है, तो केल्विन में बदलने के लिए हम 273 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। प्लस अगर हमें केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, +100। अगर इसको हम सेल्सियस में करेंगे तो इसको हम -300, है ना, जितना भी रहेगा उससे हम माइनस कर देंगे। तो ये सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करने के लिए आएगा, इसमें क्वेश्चन भी होगा। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट वेपराइजेशन। बोला क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। यानी कि देखो कोई चीज़ वेपर में बदलेगा तो उसका भी तो अपना कुछ लेटेंट हीट होगा। डू इट सेम वे एंड हैव डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या वो सेम तरीका काम करता है जैसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में डिफाइन किया गया है। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। क्या बोला है, पार्टिकल इन स्टीम, स्टीम में क्या होता है, भाप में यानी कि वेपर में, दैट इज वाटर वेपर एट 373, यानी कि जब 100 डिग्री होता है, हैव मोर एनर्जी, है ना। इसीलिए देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले ज़माने में ट्रेन चलता था, है ना, किस पे चलता था, कोल पे, है ना। तो कोल पे, तो अगर देखो लिक्विड पे भी चला सकते थे, पर लिक्विड पे क्यों नहीं चलाते, क्योंकि हमें पता है कि उसमें लेटेंट हीट कम होता है ना। उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको कन्वर्ट, जबकि स्टीम को ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, कन्वर्ट करने के लिए चाहिए लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए नहीं चाहिए। इसीलिए कोयले को क्या होता था, उसमें ड्रम मतलब बहुत सारा पानी रखा जाता था और उसको कोयले से क्या किया जाता है, हीट किया जाता, जिसकी वजह से प्रेशर दिया था और एक मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि मशीनी प्रक्रिया के थ्रू उसमें क्या किया जाता था, उसके मोटर उसको घुमाया जाता था और जिससे वो जो ट्रेन थी वो फिर रन करता था, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये सारा ये जो स्टीम वाला प्रोसेस है ये बड़े बड़े बॉइलिंग उसमें होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ना। विदाउट प्रेशर तो कोई चीज़ क्या होगा, घूमेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए माना जाता है कि जो लिक्विड में लेटेंट हीट होता है कंपैरिजन टू स्टीम में ज़्यादा होता है। ये इसका बताने का मतलब यही है कि लेटेंट हीट लिक्विड में कम होगा और स्टीम में क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। मोर एनर्जी देन वाटर एट अ सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे। अगर मान लें 100 डिग्री पे हम उसको 100 डिग्री पे अगर उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं और उसी को स्टीम में दे रहे हैं 100 डिग्री का, तो वो स्टीम वाला क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रहेगा उसमें, जबकि लिक्विड वाले में कम रहेगा। ये बताना यही चाह रहा है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ओवर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम वाला, उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा होता है। ये कंपेयर, जैसे एग्जांपल और देता हूँ, एक कुकर, कभी कुकर देखा ही होगा, सीटी मारता है ना। एक पानी गर्म हो, एक तरफ क्या कर लो, एक कंटेनर में एक बर्तन रख लो, ठीक है, और दूसरी तरफ एक कुकर रख लो, दोनों को बराबर टेम्परेचर दो, ठीक है, और दोनों को टच करने की कोशिश करो, है ना। कुकर से जो वेपर निकलेगा उसको जरा हाथ लगा के देखना, और जो पानी वाला उसको हाथ लगा के देखना। कुकर वाला जो वेपर होगा ना बहुत तेज लगेगा और बहुत तेज तक दर्द देगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक तो वो प्रेशर से होगा, पहली बात, और दूसरी बात उसमें लेटेंट हीट नेचुरली ज़्यादा होता है। कभी ट्राई करना एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि ना उसमें डुबा के रखना, ऐसे, है ना, कोशिश करना कि, तो उसको अगर उस जो लिक्विड वाला है वो टच कर पाओगे थोड़ी, मतलब थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो कुकर से निकलेगा
जो वेपर निकलेगा, स्टीम निकलेगा, उसको टच नहीं कर पाओगे, और उसको मान लीजिए गलती से टच भी कर देना, बहुत देर तक पेन होगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि क्या प्रभाव होता है प्रेशर की वजह से। क्या वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंस्यूट्स पार्टिकल्स। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर इन कंप्रेस गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर। हमने भी पढ़ लिया कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, पार्टिकल किस तरह से मूव करता है ना। सॉलिड में बहुत कम मूव होता है और लिक्विड में थोड़ा मूव होता है, और जबकि गैस में फ्रीली मूव होता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को, प्रेशर को अगर सिलेंडर में बंद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल कंप्रेस होंगे, यानी क्लोज का मतलब कंप्रेस होना। डू यू थिंक द इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर प्रेशर से, क्या हम उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना सकते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोजर टुगेदर। तो जी हाँ, इसका एक आंसर है। घर में आपने देखा होगा एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, उसी तरह से सीएनजी होता है ना। वो भी कंप्रेस नेचुरल गैस कहलाता है ना। एक और आता है पीएनजी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस होता है, ये अलग तरह का गैस है जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। नॉर्मली कॉमन जो हम सुनते हैं सीएनजी और एलपीजी, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखिए इसमें पिस्टन है ना, इसमें प्रेशर किया गया है। तो पहले वाले में क्या किया गया, थोड़ा कम प्रेशर दिया गया, तो थोड़ा और जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स दिखा रहा है, डॉट डॉट दिखा रहा है। फिर ये और थोड़ा सा और प्रेशर पिस्टन को पुश किया गया यहाँ से, है ना, तो और क्लोजर आ गए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया। तो क्या हो गया, सारे जो पार्टिकल्स थे गैस के, वो क्या हो गए, एकदम पास में आ गए। अप्लाइंग ए प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, यानी कि इससे ये हमें पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि हम अप्लाई करके उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो हम अप्लाइंग ए प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, तो हम प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को घटा के हम गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई बना सकते हैं। मतलब पूरा लिक्विड नहीं, लेकिन उस तरह का बना सकते हैं जिसमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सीएनजी और एलपीजी। हैव यू हर्ड अबाउट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कभी आपने सुना हो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इट स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। तो वो जो होता है वो अंडर प्रेशर होता है। एंड सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली गैसेज स्टेट और डिक्रीज इन प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड। तो उसमें क्या होता है, वो जो सॉलिड होता है ना, उसको प्रेशर दिया जाता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और वो बिना लिक्विड में चेंज हुए वो गैस में आ जाता है, यानी सॉलिड से सीधा गैस। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये मैं बताता हूँ, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर देखा है कभी, आग बुझाने वाला, तो उसमें क्या कार्बन होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऑक्सीजन कट कर दे तो आग क्या होता है, बुझ जाता है ना, क्योंकि उसके बिना तो, ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज़ बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपोजिट में उसका, है ना। तो वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, असल में वो किस में डाला जाता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, और उसको प्रेशर जब दिया जाता है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट गैस में। दिस रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राइज, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। Thus we can say the pressure and temperature determine the state of substance whether it be solid, liquid and gas। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर की मदद से भी हम किसी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में होगा या नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड हम लोग को पता है कि अगर उसको प्रेशर देंगे तो किस में बदल जाएगा, वेपराइजेशन में, है ना। और गैस यानी कि वेपर में, वेपर को एक रूप है जिसको हम गैस बोलते हैं। गैस को अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, जिसे हम डिपोजिशन प्रोसेस कहते हैं, हमने पढ़ा था इसमें। और सॉलिड को लिक्विड में करने के लिए हम फ्यूज़न का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और इसे हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छा, कंडेंसेशन सुना होगा, कंडेंस मतलब होता है जमा होना। एग्जाम्पल, पतीले को कभी या दूध को ढक के कभी उबाला हो तो देखना उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ी देर बाद छोड़ दो तो क्या बबल्स आ जाते हैं, पानी के बूंद आ जाते हैं, वही कंडेंसेशन यानी कंडेंस होना।
जब कोई चीज़ गर्म होके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस या कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। सब्लिमेशन हमने पढ़ लिया था। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, बिना सॉलिड जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारे इसके इंटरन कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो ये आपस में बता रखे किस तरह से ये एक ही सब्सटेंस कैसे आपस में एक चेंज होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ये दोनों ध्यान रखना है, सिर्फ प्रेशर से नहीं होता है, टेम्परेचर भी उसे कम करना होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ को हम दबाने की कोशिश करेंगे और टेम्परेचर बढ़ा दें, इसलिए घर में बोला जाता है कि एलपीजी के सामने या और भी जो भी इस तरह के जो गैसेस होते हैं उनके सामने कोई बर्निंग वाला चीज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कन्वर्ट, ये तो अभी सिखा दिया था आपको, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर सेल्सियस इनटू स्केल। 300 केल्विन है, तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करते हैं, 273 से माइनस, है ना, तो करना है। व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, इसमें बताना है कि अगर 250 डिग्री पे पानी को टेम्परेचर को किया जाए तो क्या होगा, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, वेपर में बदल जाएगा, है ना। उसी तरह से 100 डिग्री पे क्या होगा, इसमें वेपर में बदल जाएगा, क्योंकि दोनों पे 100 के बाद ही तो बॉइलिंग हो जाता है। तो फिजिकल स्टेट बताना है उसका, तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, देखने में क्या गैस बनेगा। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, बोल रहा है किसी भी सब्सटेंस में टेम्परेचर हमेशा रिमेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसा क्यों। जैसे मान लें सॉलिड से कोई लिक्विड में हो गया, जैसे एग्जांपल बताया था ना, ये पानी को हम कितना भी बॉईल कर लें लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री रहेगा, उससे तो ज़्यादा जाएगा नहीं। सजेस्ट मैट, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट्स, इट कैन नॉट अफेक्ट द स्टेट, मतलब कि ये स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो इसको कांस्टेंट, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट होता है, उसमें बढ़ता घटता नहीं है। सजेस्ट ए मैथड लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस, तो इसमें कुछ सजेस्ट करना है कि किस एटमोस्फेरिक गैसेस की मदद से हम क्या क्या लिक्विफाई कर सकते हैं, तो एलपीजी सीएनजी बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं एवोपरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, क्या हमें हमेशा ज़रूरत पड़ता है या तो किसी को गर्म करें या प्रेशर बढ़ाएं। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फॉर एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट लिक्विड टू वेपर place without liquid reaching the boiling point. Water when the left uncovered slowly change into vapor. We wet cloths dry up. What happens to water to above 2 examples. बोल रहा है आपको डेली एग्जाम्पल्स में बताना है। क्या हर बार तो ऐसा नहीं है ना कि हम पानी को गर्म करें एकदम उबाले 100 डिग्री तक तो ही वो वेपर में करना होगा, लेकिन हमने देखा हो कि गर्मियों में खास करके हम कपड़े डालते हैं तुरंत सूख जाता है, वही चीज़ विंटर में वो नहीं सूखता है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ जो टेम्परेचर होता है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है। तो निश्चित है जो अगर हम या तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि छत पे कभी देखा होगा जब सर्दियों में पानी अगर हम छत पे गिर जाता है तो बहुत देर तक सूखता नहीं है ना, ड्राई नहीं होता है, लेकिन यही चीज़ अगर गर्मियों में हो तो तुरंत सूख जाता है। तो यानी तो वहाँ पे तो ना तो हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम वहाँ पे 100 डिग्री पहुँचा रहे हैं ना कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, है ना, फिर भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। we know that the particles matter always moving and never at rest। हम जानते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स जो होता है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होता है, वो काइनेटिक एनर्जी की तरह मूव करता है, कहीं ना कहीं निकलने की सोचता है। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, देर आर पार्टिकल्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन केस लिक्विड आ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, तो अभी हमने पढ़ लिया कि लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी कम होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है और सॉलिड में ना के बराबर होता है। तो ये क्या करता है, धीरे काइनेटिक एनर्जी के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लूज हो जाता है धीरे धीरे, और जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवोपरेशन, है ना, यानी भाप में बदलना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, कौन कौन से कारण हैं जो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक्टिविटी में कुछ नहीं, वही चीज़ एक ही चीज़ रिपीट किया हुआ है, एक बार ये देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विथ, अब किन किन कारण से जल्दी एवोपरेशन होता है या धीरे होता है, तो कारण कौन कौन से हैं जिससे वेपर में बदलता है कोई चीज़। तो पहला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, जैसे एक पतीला ले लें और एक क्या कहते हैं एक थाली ले लें, दोनों को धूप में रख दें, किस में जल्दी पानी सूखेगा,
थाली में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया। दूसरा एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगेन दोनों में से टेम्परेचर किसका जल्दी होगा, जिसका स्पेस ज़्यादा होगा, है ना। तीसरा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है जो जैसे पानी में क्या, ये खास करके अभी मई जून वाले मंथ में होता है, जब बारिश भी होती है उस समय और धूप भी होता है, दोनों। तो होता उसमें क्या है कि धूप उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, मतलब कि धूप रहता है लेकिन वो धरती पे पहुंच नहीं पाता है। उसका रीज़न है क्योंकि ह्यूमिडिटी आसपास में हो जाए, यानी कि वो लिक्विड हीट तो करता है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ऊपर की ओर नहीं जा पाता है। तो वो जो पानी रह जाता है ना, वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है ना। उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, एयर फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और उस समय हम खूब पसीना स्वेटिंग आता रहता है, लोग परेशान रहते हैं, कितना पसीना रहा, जितना बाइक करते रहो पोंछते रहो कोई फ़ायदा नहीं। क्यों, क्योंकि एयर का मूवमेंट खत्म हो जाता है उस लिक्विड की वजह से पूरे, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है इसी वजह से, क्यों, तो एयर मूवमेंट क्या हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है। और जब एयर स्लो हो जाता है हम इंसान तो बिना पानी बिना उसके तो मुश्किल है। तो वो ये चीज़ है, तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। दूसरा मतलब ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाएगा तो एवोपरेशन होना बंद हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, और विंड स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ने के कारण भी जो एवोपरेशन हो रेट उसका फास्ट हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स किसके थे, एवोपरेशन के। नेक्स्ट है हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग, किस कारण एवोपरेशन यानी भाप के कारण कूलिंग होता है। एक एग्जांपल तो मैंने वेसल वाला, वेसल मतलब होता है बर्तन, है ना, वो तुम्हें बता दिया कि जिसमें क्या होता है, जब पानी गर्म करते हैं तो ऊपर का जो सरफेस होता है, मतलब अगर एक पतीला ले लेते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं हम कुछ किसी चीज़ से प्लेट से ढक देते हैं उसको। तो जब उसको हम पानी गर्म करके उसको बंद कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी जमा हो जाता है, यानी कि जो हीट जो गर्म पानी था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो लिक्विड में बदल जाता है कंडेंस होने के बाद, ठंडा होने के बाद। उसी को हम क्या कहते, उसी कारण ये एवेपोरेशन के कारण ही होता है। तो वो जो जब उसको टच करोगे ना तो वो ठंड होगा। ये काम प्रोसेस एसी में भी यही होता है। एसी में असल में होता क्या है ना कि उसको गर्म हवा फेंकता है। एसी जो होता है ना, बॉयलर जो होता है उसमें जो गर्म हवा फेंकता है, ठीक है, तो उसमें एक गैस दिया जाता है। वो गैस क्या करता है, जैसे वो गैस को हिट करता है वो गर्म हवा, तो क्या करता है, सारे एयर को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। इसलिए हमें एसी में खूब मजा आता है कि ठंडा ठंडा एसी, ठीक है। What happens when you pour some एसोटीन नील पॉलिश रिमूवर। एसोटीन क्या होता है, एक केमिकल होता है ना। कभी उसको हाथ पे रखना, बहुत जल्दी उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हाथ हमारा होता है वो बहुत गर्म होता है, और जैसे उसको छोड़ेंगे वो ठंडा चीज़ है, तुरंत क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, है ना। ऑन द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम पाम और सराउंडिंग एवोपरेट्स कॉजिंग पाम टू फील कूल। आफ्टर द हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ एंड open ground because the large latent heat evaporation of water helps to cool hot surface। तुम्हें छत पे वाला एग्जांपल मैंने बताया, छत में एग्जांपल अभी गर्मी का समय आएगा तो क्या होगा, तुम पानी वो स्प्रेड करोगे, फैलाओगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था लेटेंट हीट, यानी छुपा हुआ एक तरह के टेम्परेचर, है ना, उसी कारण। क्योंकि भले धूप नहीं है लेकिन वो लेटेंट हीट के कारण क्या होता है, बहुत जल्दी वेपराइज होता है, और वेपराइज होने के कारण क्या होता है, वो सरफेस एरिया बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो सवाल यही था ना पीछे हमारे पास, इसमें यही बोला था हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग, किस कारण से एवोपरेशन के कारण कोई चीज़ कूल कैसे होता है। तो इसी कारण होता है क्योंकि उससे क्या होता है, रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाता है ना, और वो धीरे भी ठंडा हो सकता है। लेकिन हम जब उसको कर देंगे तो जो पानी के साथ वो हीट को क्या कर लेगा, एयर में स्प्रेड आउट कर देगा, ठीक है। तो ये कारण। फिर एक अलग एग्जाम्पल, वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। हम क्यों पहनते हैं, ये 9th क्लास में क्वेश्चन में आता है, ये सवाल आएगा तुम्हें कि हम क्यों पहनते हैं। ड्यूरिंग द समर बी प्रेस्पायर मोर बिकॉज मैकेनिज्म और बॉडी विच हेल्प्स कीप अस कूल। वी नो द ड्यूरिंग द ऑपरेशन द पार्टिकल ऑफ सरफेस लिक्विड गेन एनर्जी एंड सराउंडिंग अ बॉडी सरफेस चेंज इनटू वेपर। हम जानते हैं, मतलब बेसिकली क्या है, कॉटन जो क्लॉथ होता है उसमें क्या खासियत होती है, वो स्वेट को यानी कि पसीने को क्या करता है, सूख लेता है, और
और वो जैसे उस पर धूप पड़ेगा, ये गर्मी पड़ेगी, तो तुरंत क्या आ जाए, एवोपरेट हो जाएगा। तो उससे जो पानी का, जो वाटर का जो ट्रांसपिरेशन है या ट्रांसमिशन है, वो आसानी से हो जाता है, जिससे कि हमें क्या हो जाता है, बहुत जल्दी मतलब कि हमें ठंड में सॉरी गर्मी में बहुत राहत मिलता है और हमें ठंडा महसूस होता है ना, गर्मी भी कम लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड एंड वाटर सरफेस। ये भी एक एग्जांपल है। कभी देखा होगा फ्रिज में जो पानी होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ना। क्यों होता है, मतलब अंदर तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको पानी जैसे बाहर निकालोगे, यानी कि एयर के कांटेक्ट में लेके आओगे, तो उसमें वो बूंद बूंद सा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब सरफेस, जब कोई चीज़ गर्म होता है ना, जब जो कोई चीज़ ठंडा है चाहे गर्म हो, है ना, तो बाहर जैसे सराउंडिंग आएगा बाहर की ओर, तो उसका एयर जो वहाँ से जो भी एयर गुजरेगा उस ग्लास से, जो चिल्ड पानी होगा, तो वो क्या करेगा, कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो, जिस कंडेंस के होने के कारण वो वाटर ड्रॉपलेट्स का शेप लेता है। क्लियर है, कोई सवाल। तो यहाँ पे एक तरह से मोर टू नो, है ना, थोड़ा सा और जानने के बारे में, हालांकि इस क्लास से रिलेट नहीं है, लेकिन क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में है तो ये थोड़ा सा और बताएं। तो हमने तो 3 स्टेट तो हम पढ़ते ही हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इसके अलावा प्लाज्मा भी होता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड, मतलब उन्होंने ये दोनों मिलके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक खोज किया, देखते हैं, एस एन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन। एस एन बोस इंडिया के हैं। प्लाज्मा क्या होता है, ये भी एक स्टेट है। द स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होते हैं, मतलब या तो बहुत तेज़ी से फैलेंगे, बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट होंगे, है ना। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ये क्या होते हैं, आयोनाइज्ड गैस। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइंस बल्ब कंसिस्ट प्लाज्मा। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, अब तो आता नहीं है, पहले मरकरी जिसे हम बोलते हैं सुनने में, उसे फ्लोरेसेंट ट्यूब उसी को कहते हैं, और नियॉन साइन, ठीक है, साइन बल्ब्स कंसिस्ट प्लाज्मा। उसके अंदर क्या होता है, कौन सा गैस होता है, प्लाज्मा। तो उसकी खासियत क्या होती है, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो फट से एकदम वाइट लाइट देता है पूरे को, है ना। Inside a neon sign there is a neon gas inside a fluorescent tube and there is a helium gas, some other gases. किसी में हीलियम गैस भी होता है। The gas get ionized, that is get charged. Ionized का मतलब charged. When the electrical energy flow through it. जब वो क्या होता है, गैस पहले एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव। तो जैसे हम उसमें करंट देते हैं तो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, यानी आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी कि चार्ज उसमें हो जाता है, ठीक है। दिस चार्ज क्रिएट्स प्लाज्मा ग्रोइंग इनसाइड द ट्यूब एंड बल्ब। वही चार्ज क्या होता है, प्लाज्मा के रूप में काम करता है। द प्लाज्मा ग्लो स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब प्लाज्मा में क्या सिखाते हैं कि हम अलग अलग कलर को शो कर सकते हैं। द सन एंड स्टार स्लो बिकॉज एंड प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन द रेन। इसलिए जो सन हो या चाहे स्टार है, वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं, वो किसके कारण चमकते हैं, प्लाज्मा के कारण। द प्लाज्मा क्रिएटेड स्टार्स बिकॉज वेरी हाई टेम्परेचर। तो प्लाज्मा के कारण ही, है ना, उसमें स्टार्स में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये थ्योरी किसकी थी है? हाँ, अब बोस आइंस्टाइन दोनों की कंडेंस थ्योरी क्या है देखते हैं। 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड सम कैलकुलेशन 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने 1 2 3 4 स्टेट तो पढ़ ही लिया था, उन्होंने एक और स्टेट के बारे में बात किया। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन एल्वेनस्टाइन प्रेडिक्टेड न्यू स्टेट ऑफ मैटर। द बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड BEC in 2001. Eric A. Cornwell, Wolfgang Catterall and Carl E. Wieman of USA received a Nobel Prize Physics of achieved Bose-Einstein condensation. The BEC is formed in cooling of gas extremely low density. इसमें क्या खासियत है कि लो डेंसिटी पे काम करता है ना। And about 100,000 density normal air, super low temperature you can log WW मोल। तो ये सुपर लो टेम्परेचर के बारे में हम जानकारी पता कर सकते हैं।